अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, हम लोगों का सेम फिजिक्स रिवीजन सीरीज चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है बताओ? ऑसिलेशन एंड वेव। मैं हूं आलोक झा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस टॉपिक का वो कितने हैं बताओ? 3। हम लोगों ने इस पर पहला वीडियो बना लिया है, फर्स्ट वीडियो, जिस पर जो किस पर बनाया है हमने? ऑसिलेशन पर। मैंने आपको स्प्रिंग मास और सिंपल पेंडुलम पर थोड़ा स्ट्रेस दिया है। जो बेसिक वाला 2 फॉर्मूलाज है उस पर स्ट्रेस दिया है। स्प्रिंग मास का जो टाइम पीरियड है या ओमेगा, और दूसरा पेंडुलम का भी जो टाइम पीरियड है या ओमेगा, उसका डिपेंडेंसी। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद कर लेंगे और अपने नोट्स के क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे लिखते हैं, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, वो मैंने आपको समझाया। ये रिलेशन कैसे बनाते हैं, वो फेज रिलेशन हो जाए या वो एलिप्टिकल रिलेशन कैसे बनता है, वो मैंने आपको समझाया। फिर एनर्जी को भी मैंने आपको समझाया कि टोटल एनर्जी जो होता है वो कैसे एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, ये टॉपिक से एक्सपेक्टेड रहते हैं 2 क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट इसका, जिसका नाम है मैकेनिकल वेव, जिसके अंदर में हमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक का जो एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक में ऑन एन एवरेज नीट में इससे एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा अंडररेटेड जा रहा है नीट के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन और बढ़ने का चांस है एग्जाम में। जो अब तक एक पूछा जा रहा था, अब मुझे लगता है कि इस साल 2 क्वेश्चन तक जा सकता है। समझ में बात आ रहा है? थोड़ा सा ये अंडर रेट करके उन लोगों ने खुद ही रखा है, मे बी क्योंकि ये वाले टॉपिक को वो लोग शायद टफ समझते हैं और इस वजह से यहाँ पर से क्वेश्चंस कम पूछते हैं। मे बी दिस कैन बी वन रीजन। ठीक है, बट इस बार मुझे लगता है कि यहाँ पर से 2 क्वेश्चन का चांस है। ठीक है, ओके। इसमें से जो टॉपिक्स कवर्ड है, इक्वेशन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि अगर मैं पिछले 10 सालों का बात करूं तो 10 साल में से 70% यानी 7 बार जो क्वेश्चन आया है, 7 टाइम्स, वो स्टैंडिंग वेव के ऊपर ही क्वेश्चन आया है। तो ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्टैंडिंग वेव। और जो चौथा वाला टॉपिक है वो है बीट्स। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हैं। इसके अंदर में हम लोग जो रिवाइज करेंगे वो मेनली इन्हीं 4 टॉपिक्स पर ही कंसंट्रेट करेंगे। बाकी आपके नोट्स में तो है ही, नोट्स तो आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन ये जो 4 टॉपिक्स है मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड वे में थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैकेनिकल वेव। ओके, सो बताओ भाई, मैकेनिकल वेव जो होता है, वेव मतलब क्या? एनर्जी का मूवमेंट, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ओके, मैकेनिकल वेव कितने टाइप का हो सकता है? तो 2 टाइप का। कौन कौन सब होता है? एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। जो मेजर मेजर बात है, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव जो है वो किस मीडियम के थ्रू? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, समझना, मैकेनिकल उन्हीं को कहेंगे जिस वेव को मूव करने के लिए मीडियम लगेगा। अगर वो उसको मीडियम नहीं लगता तो उसको फिर मैकेनिकल वेव नहीं कहते, तब वो नॉन मैकेनिकल वेव हो जाएगा, जिसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव। ओके, सो ट्रांसवर्स वेव जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही ट्रेवल कर सकता है। कैन प्रोपगेट ओनली थ्रू, बताओ, ओनली थ्रू सॉलिड्स। ठीक है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इट कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। ये तीन के तीनों ही मीडियम में ये मूव कर सकता है। ठीक है, पहला बात ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स वेव कैन मूव ओनली थ्रू सॉलिड, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन मूव थ्रू ऑल द 3 मीडियम्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जाम्पल है जो हमारे सिलेबस में है वो है स्ट्रिंग वेव। इसका नाम है क्या बताओ? स्ट्रिंग वेव। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसका जो एग्जांपल है वो है साउंड वेव। ठीक है, सो दीज आर द 2 वेव्स इन मैकेनिकल वेव ओवर विच वी हैव टू पुट द फोकस। चलिए, सबसे पहला अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक कोई भी वेव हो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो वेव का अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो इसमें द रिलेशन इज बिटवीन y, नॉर्मली y जिसको हम लोग पोजीशन ऑफ पार्टिकल कहते हैं, y से हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब कहोगे ये कौन सा वाला पार्टिकल है?
तो जब भी मान लेते हैं एनर्जी इस पॉइंट से इधर की तरफ जा रहा होता है, तो ये रास्ते में तो बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं ना, तो ये जो रास्ते में आया हुआ पार्टिकल है वो अपनी जगह से मूव कर जाता है। जब उसके पास ये एनर्जी पहुंचता है तो वो पार्टिकल अपनी जगह पर ना रह करके अपनी जगह से मूव कर जाता है, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो जितना डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो, जैसे ये पार्टिकल यहाँ ना होकर के यहाँ मिला, तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वाई, यही है ये वाई। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल तो कहाँ पर का, तो ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से x डिस्टेंस पर और t टाइम पर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट डिस्टेंस x एंड टाइम क्या होगा t, तो t टाइम पर, ठीक है। कैसे इस पोजीशन को लिखा जाता है, यही हमारा इक्वेशन ऑफ वेव बनेगा। तो y is the function of ax plus minus bt, ax plus minus bt, ठीक है। इसमें x भी होता है और t भी होता है, तो x और t दोनों के फंक्शन में इस y को रिप्रेजेंट करते हैं। x के साथ भी कुछ मल्टीप्लाइड रहेगा और t के साथ भी कुछ मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब बोलोगे क्या ये प्लस माइनस सिर्फ t के ही तरफ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, bt भी पहले हो सकता है और ax भी बाद में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इस बातों से कोई लेना देना नहीं, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब ये जो इक्वेशन बनेगा, जो ये पहला समझ में आया, ये पहला बात हुआ कि y जो होगा वो इस तरह के फंक्शन में होगा। और दूसरा बात जो है, इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। तो जो दूसरा बात है कि y जो है ना, ये मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, y मस्ट बी फाइनाइट ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज कहने का क्या मतलब है, चाहे जो भी वैल्यू तुम्हें x का रखना है रखो, जो भी वैल्यू तुम्हें टाइम का रखना है टाइम का रखो, लेकिन ये y का वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। y का वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट, किसी भी x या किसी भी t पर y का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। चलो समझो इसको, जस्ट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू e raised to power x plus bt, can it be the equation of wave? आंसर इज नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब x और t को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि ये y बढ़ते गया और कभी ना कभी ये इनफाइनाइट हो जाएगा बहुत x और t के बड़े वाले वैल्यू पर, तो ये कभी भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर यहीं पर y की जगह e रेज टू पावर माइनस ऑफ x प्लस वी टी रख दूं, तब ये हो सकता है, तब ये वेव बन जाएगा। क्योंकि x या t को अगर बढ़ाएंगे तो ये हमेशा घटते हुए वैल्यू को बताएगा, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। समझ में आता है? चलो फिर से अगला एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। y इक्वल्स टू 1 बाय एक्स प्लस वी टी, अगर मैं लिख दूं x माइनस वी टी ही लिख दूं, ठीक है, कुछ ऐसा करके लिख दो, बताओ क्या ये वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो देखो ये भी इनफाइनाइट बन सकता है, x की जगह 0, t की जगह 0 रख दो, ये भी इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ये भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी नहीं कर सकता, ये कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगर y इक्वल्स टू 1 बाय 10 प्लस एक्स माइनस 2t कर दूं, ऐसा करके कर दूं, ठीक है, 10 प्लस एक्स प्लस 2t ऐसा करके कर दूं, तो फिर ऐसे में देखो ये y जो होगा टाइम भी मोर देन 0 ही बनता है ना, x भी ऐसे बढ़ाते जाओ 0 से आगे, तो ये कभी भी y का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बनाएगा, तो ये फिर एक वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे करके हमें हमेशा क्या देखना है कि फंक्शन में ax और t, x और t दोनों होना चाहिए, मतलब x और t में x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड, t के भी साथ कुछ मल्टीप्लाइड, है ना, तो ये दोनों एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में। दूसरा बात कि ये जो y है ना, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। समझ में बात है? अच्छा, ये सारे इक्वेशंस को देखने के बाद अब ये बात समझो कि हमें जिन वेव्स के बारे में जानना है, जिन वेव्स के बारे में जानना है, दैट मस्ट बी हार्मोनिक वेव्स। तो हमें ये जो है सारे के सारे वेव्स, चाहे वो स्ट्रिंग वेव बोलो या साउंड वेव बोलो, ये दोनों के दोनों ही, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव दोनों ही हार्मोनिक वेव्स हैं, और इनके इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी।
वो अंदर में कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है उससे अपना लंबा लेना देना नहीं है। ये देखो ये साइन या कॉस यहाँ पर है ना, तो साइन या कॉस अगर यहाँ पर रहता है तो ऐसे वेव्स को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक वेव्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन को भी हम लोग हार्मोनिकली ही रिप्रेजेंट करते हैं और साउंड वेव के इक्वेशन को भी हार्मोनिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब ये इक्वेशन तुम्हें मिला तो ये y हमेशा ही तो ये तो पोजीशन बनाएगा, तो बताओ कभी भी अगर हम लोग dy बाई dt लिख देंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव बताएगा या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तुम्हारे सामने में दो ऑप्शन दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ वेव, बोलो कौन सा वाला बताएगा। तो y क्या था, y इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सो डेफिनेटली dy बाई dt वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं बताएगा। समझ में बात है। तो अगर कभी भी हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। तो इसको t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखो t का कोएफिशिएंट ओमेगा बाहर आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू को आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो वो बन जाता है a ओमेगा। कितना बनता है बोलो, a ओमेगा। वैसे ही एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकलेगा और उसका भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर दिस, ये दोनों वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेव नहीं है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, क्या याद रह पाएगा। ठीक है, अब बात रहता है कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालें। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, चलो ये इसके बाद अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव पर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव को निकालने का एक पहले जनरल तरीका है कि अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ वेव दिया हुआ है, पहले ध्यान से समझ सुनना, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ वेव दिया हुआ है तो इक्वेशन में टाइम का एक कॉफिशिएंट होगा, t का कॉफिशिएंट, और एक x का कॉफिशिएंट होगा। तो t के कॉफिशिएंट को x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो यहां पर देखो y इज इक्वल्स टू, अगर a साइन मान लो ओमेगा t माइनस के एक्स ही लिख दो, तो t का कॉफिशिएंट है ओमेगा, x का कॉफिशिएंट है k, यही तुम्हारा बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, अब चाहे ये इक्वेशन किसी भी तरीके से मैं दे दूं आपको, y इक्वल्स टू मैंने मान लो कि दे दिया 1/10 प्लस 2x माइनस 3t, ऐसा ही मान लो दे दिया। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे वेलोसिटी ऑफ वेव पूछ लिया जाए तो हम लोग बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ t कितना है 3, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, हो गया 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव को निकालने का तरीका हुआ, ये कहां से तुम लोगों ने निकाला, इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ वेव से। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेव का एक तरीका तुम्हें निकल करके समझाया मैंने, v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ t बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये पहला तरीका है वेलोसिटी ऑफ वेव को निकालने का। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वेव, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये वाला तरीका जो है वो मोस्ट जनरल तरीका है। मोस्ट जनरल कहने का मतलब कहीं पर कैसा भी वेव का इक्वेशन दे दे, कैसा भी वेव, चाहे वो हार्मोनिक हो नॉन हार्मोनिक हो, फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप ये t का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट को डिवाइड कर दोगे, निकल जाएगा। चाहे वो स्ट्रिंग वेव है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, साउंड वेव है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, लाइट वेव है तब भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। अब दूसरा तरीका है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, अगर ये हम लोग स्ट्रिंग के केस में निकालते हैं तो स्ट्रिंग में कौन सा वाला वेव होता है बताओ, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। तो स्ट्रिंग में होता है ट्रांसवर्स वेव। तो स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम लोग, टाइट करके यहाँ पर एक जगह पे बांध देते हैं। तो इसमें जो है टेंशन, वो टेंशन हम लोगों को समझ में आता है टी। और ये स्ट्रिंग जो है वो मासलेस नहीं है, इट इज नॉट मासलेस। तो इसका एक मास पर यूनिट लेंथ होगा जिसको हम लोग कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी। तो उस लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग कह रहे हैं म्यू। तो इसमें जो स्पीड ऑफ वेव होगा ये आप लिख सकते हो रूट अंडर टी बाय म्यू, रूट अंडर टी बाय म्यू। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये बेसिक इक्वेशन है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, अगर वो स्ट्रिंग बोल करके दे रहा है, स्ट्रिंग दे दिया, टेंशन दे दिया, लीनियर मास डेंसिटी दे दिया, तो आप डायरेक्टली इसको लगा दो टी बाय म्यू। अब देखो ये जो म्यू है ना, ये जो लीनियर मास डेंसिटी है, इसको बहुत बार डेंसिटी और एरिया के टर्म्स में भी दे देता है, डेंसिटी और एरिया।
तो आपको म्यू जो है, डेंसिटी को अगर आप मान लेते हैं रो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लेते हैं ए, तो इसको हम लोग रो इंटू ए भी लिख सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू रो इंटू ए। रो इज डेंसिटी, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत है क्या? हो सकता है कि मैंने क्लास में आपको एस से लिखवाया था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैंने आपको क्लास में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एस से लिखवाया था शायद, ठीक है। मैंने अभी ए लिख रखा है, स्मॉल ए से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, म्यू इक्वल्स टू रो इनटू ए। तो उस टर्म में अगर समझो तो v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट टी बाय रो इनटू ए। तो अब बताओ, अगर इसको हम लोग और ज्यादा खींच करके पकड़ेंगे और ज्यादा टाइट करेंगे तो मतलब टेंशन वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर टेंशन वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्पीड भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली स्पीड भी बढ़ेगा। तो ये सेकंड तरीका हुआ स्पीड ऑफ वेव को निकालने का, याद रहेगा? ओके, चलिए तीसरा तरीका जो है वो है किसके लिए? तो वो है साउंड के लिए, ठीक है। तो साउंड में जो होता है साउंड, तो साउंड तो सॉलिड से भी जा सकता है, लिक्विड से भी जा सकता है और गैस से भी जा सकता है। तो अब मुझे सॉलिड और लिक्विड वाला जो इक्वेशन है ना, वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सॉलिड और लिक्विड वाले को फिलहाल के लिए मैं साइड करता हूं और सिर्फ गैस मीडियम में बात करता हूं। तो इन गैस समझ में आ रहा है ना, क्योंकि साउंड तो तीनों में ट्रेवल कर सकता है। तो गैस में हम लोग इसको लिखेंगे v इक्वल्स टू रूट अंडर बी बाय रो, बी बाय रो। तो यहां पर b जो है वो है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अंडर रूट बी बाय रो, रो इज द डेंसिटी। अब बात यह है कि जब गैस में साउंड ट्रेवल करता है तो ये किस प्रोसेस को जनरेट करता है? किस प्रोसेस को? क्योंकि गैसियस मीडियम में अगर कोई भी चीज ट्रेवल करता है तो गैसेस में कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हम लोग जानते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोथर्मल है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक है। समझ आ रहा है? ऐसे प्रोसेसेस डिफाइंड है। तो न्यूटन को समझ में आया, एक न्यूटन जो सर जो थे, न्यूटन सर ने बोला कि जब जब ये साउंड गैस में ट्रेवल करता है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस को जनरेट करता है, आइसोथर्मल। तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस को जनरेट कर रहा है तो ऐसे में टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट और B का वैल्यू जो होगा वो प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। B का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस। तो इस हिसाब से स्पीड ऑफ वेव को होना चाहिए था रूट अंडर P बाय रो, B बाय रो की जगह पर P बाय रो। लेकिन ये जो उन्होंने समझाया हमें वो अनफॉर्चुनेटली रियल वैल्यू के साथ मैच नहीं किया। रियल वैल्यू ऑफ साउंड एयर में अराउंड 330 से 340 होता है, जबकि इनके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड आ रहा था 280 के आसपास, 280। तो अ ह्यूज डिफरेंस है, 280 340 बहुत ज्यादा है। तो फिर इनके एजम्पशन को करेक्ट करने का काम किया लैपलेस सर ने। तो लैपलेस ने क्या समझाया कि ये जो प्रोपगेशन है वो एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस को ये फॉर्म करता है क्योंकि साउंड का प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है और फास्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक इन नेचर। तो इस हिसाब से ये वाला प्रोसेस में बी का वैल्यू गामा इंटू पी के बराबर होता है, गामा इंटू पी। गामा इज एडियाबेटिक एक्सपोनेंट जिसका वैल्यू सी पी बाई सी वी है ना। तो ये गामा इंटू पी के बराबर होता है और इस हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड जो होता है अंडर रूट गामा पी बाय रो के बराबर होगा। एंड ये वैल्यू से रियल वैल्यू मैच कर जाता है, तो दैट मीन्स लैपलास का एजम्पशन करेक्ट हो जाता है। तो स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फॉर्मूला है अंडर रूट बी बाय रो, बट अब हम लोग बोलेंगे अंडर रूट गामा पी बाय रो। बात क्लियर हुआ? तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू रूट अंडर b बाय रो इक्वल्स टू अंडर रूट गामा p बाय रो, याद रहेगा। अब इसी गामा p बाय रो को ही हम लोग लिख सकते हैं गामा आर टी बाय एम नॉट मतलब मोलर मास, ठीक है। गामा p बाय रो को हम लोग लिख सकते हैं आर टी बाय एम नॉट। आर इज द रियल गैस कांस्टेंट, T is the temperature in Kelvin scale, temperature in Kelvin scale, and m naught is the molar mass, m naught is the molar mass। तो ये हो गया अपने स्पीड ऑफ साउंड का इक्वेशन। तो अब मुझे बताओ स्पीड को लेकर के
कितने तरह का कॉन्सेप्ट हुआ। तो स्पीड ऑफ वेव अगर निकालना है आपको तो तीन तरीका है। पहला, अगर इक्वेशन मालूम है तो t का कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट डिवाइड करो, निकल जाएगा। अगर ये मालूम है कि वो एक स्ट्रिंग में प्रोपेगेट कर रहा है तो स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करो और v लिख दो, ठीक है। अगर वो ये मालूम है कि साउंड है और वो गैस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो उसमें फिर आप ये स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हो रूट अंडर b बाई रो, जिसका फाइनली ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब बात यह है कि कहीं पर अगर इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी टी हो और कहीं पर अगर ए एक्स माइनस बी टी हो तो क्या डिफरेंस बनता है इन दोनों में। तो देखो यहां पर x का कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव है, t का कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल अगर साइन बीच में पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि वेव जो है वो निगेटिव x में जा रहा है। वेव जो है वो निगेटिव x में जा रहा है, वेव इधर की तरफ जा रहा है निगेटिव x में। अच्छा, अगर यहीं पर बीच में देखो माइनस साइन है तो बीच में माइनस साइन ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझो, x का कॉफिशिएंट देखो पॉजिटिव है और t का कॉफिशिएंट देखो निगेटिव है। समझ आ रहा है। तो अगर दोनों के कॉफिशिएंट का साइन ऑपोजिट है, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर वो ऑपोजिट है तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, अगर ऐसा है तो ये बता रहा होता है कि वेव जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है। क्लियर हुआ। इसका मतलब है वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन और इसका मतलब है वेव इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। बात बहुत ही सिंपल है। अगर बीच में प्लस साइन है तो नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, अगर बीच में माइनस साइन है तो वेव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहां पर बहुत बार और भी चीजें बनता है, जैसे पल्स का शेप कैसा होगा, पल्स का शेप। चलो मैं यहां पर दो इक्वेशन लिखता हूं। पहला इक्वेशन लिखता हूं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। और दूसरा इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं, रुको रुको एक सेकेंड, इससे पता नहीं चलेगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या हो गया कुछ भी, लो भाई, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और दूसरा वाला इक्वेशन मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब देखो दोनों में ही ये बीच में निगेटिव साइन ही है, तो इसका भी मतलब है कि ये वेव पॉजिटिव में जा रहा है प्लस एक्स में, और इसका भी मतलब है कि ये वेव प्लस में जा रहा है प्लस एक्स में जा रहा है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट काम हो गया। तो क्या इतना लेवल पर नीट जा करके पूछेगा? नहीं, नहीं पूछेगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस लेवल पर जा करके वो हमसे सवाल नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर द नॉलेज अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, तो पल्स, पल्स हम लोग जानते हैं कि पल्स जो होता है वो ऐसा बनता है। तो ये वाला आधा पल्स है और ये वाला भी, ये वाला जो है ये सेकंड हाफ पल्स है। मतलब पल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक पल्स हो सकता है ऐसा वाला, इसको पॉजिटिव पल्स भी कह सकते हैं, और एक पल्स हो सकता है ऐसा वाला, इसको हम लोग नेगेटिव पल्स भी कह सकते हैं, है ना। तो पॉजिटिव पल्स और निगेटिव पल्स, इस तरीके से दो पल्स हुए। अब यहां पर समझो, पॉजिटिव पल्स में यहां पर से हर एक डिस्प्लेसमेंट को देखो तो क्या पॉजिटिव में है या नहीं है ना। तो इसमें y का वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। इसमें देखो हर एक डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो तो निगेटिव है ना, तो यानी इसमें y का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ठीक है, यहां वाला y पॉजिटिव, यहां वाला भी y पॉजिटिव, यहां वाला भी y पॉजिटिव, यहां वाला भी y पॉजिटिव। अब क्या करो, जैसे इसी वाले में t का वैल्यू 0 रख दो, तो t का वैल्यू 0 रखो वहां पर भी, t का वैल्यू 0 रखो यहां पर भी, तो बचेगा क्या ये इक्वेशन। अब देख y इक्वल्स टू बचेगा a साइन के एक्स, वहां पर बचेगा y इक्वल्स टू ये t 0 हो गया ना, तो ये बन जाएगा माइनस a साइन के एक्स। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए x इक्वल्स टू 0 पर तो दोनों में ही 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, नहीं समझे क्या बात, x इक्वल्स टू 0 ये लाला लाइन है। ठीक है,
अब इस लाइन में ये वो है x इक्वल टू 0, तो अगर ये ऐसा पल्स बन रहा है तब भी x इक्वल टू 0 पर यही है। और अगर मैं कह रहा हूं कि लाइन जो है, ये जो लाइन है वो ऐसा है, तब भी यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं ऐसा पल्स में भी x इक्वल टू 0 है। तो x को अगर हम लोग बढ़ा दें तो x का वैल्यू बढ़ाने पर ये साइन के x ऊपर वाला बनता है, लेकिन उसके साथ में है ये माइनस। तो वो बताओ वो माइनस वाला कौन से वाले को लेगा, ये वाले को या ये वाले को? तो ऑब्वियसली इसको। तो उसके अकॉर्डिंग है कि द पल्स इज ऑफ दिस शेप एंड इट इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, और इसका मतलब है कि द पल्स इज ऑफ दिस शेप एंड इट इज मूविंग लाइक दिस। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ये बहुत डिटेल हो गया, ये ज्यादा डिटेल, ये इतना ज्यादा डिटेल हो गया कि हम लोग जेई लेवल पे पहुंच गए। जेई में एक्चुअली एक बार क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूं कि इसमें और इस पर्टिकुलर में फेज डिफरेंस कितने का है। तो फेज डिफरेंस देखो ना, एक पल्स ये बन गया और एक पल्स ये बन गया, तो ऑब्वियसली दोनों का ऑपोजिट में है। अगर ऑपोजिट में है तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस इज ऑफ 180 डिग्री। फेज डिफरेंस इज ऑफ 180 डिग्री। तो इस लेवल पर हम लोगों को नीट ने कभी नहीं पूछा है। मैंने बोला ना ये अंडररेटेड है नीट में, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब जानकारी हमें मालूम होना चाहिए। तो इक्वेशन से समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया। ओके, अब स्पीड ऑफ वेव को निकालने के बाद अब हम लोग को जो है वो मूव करना है स्टैंडिंग वेव के तरफ। तो स्टैंडिंग वेव इज द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। स्टैंडिंग वेव जो बनता है, स्टैंडिंग वेव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब क्या, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स। तो वो जो सुपरपोज करेगा तो वो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में भी मूव करता हुआ हो सकता है और ऑपोजिट में भी मूव करता हुआ हो सकता है। सुपरपोजिशन यानी इंटरफेरेंस, समझ में आता है। अच्छा, इंटरफेरेंस तभी होगा जब दोनों वेव्स कोहेरेंट होंगे। अब कोहेरेंट वेव्स कैसे बनते हैं, तो कोहेरेंट कहने का मतलब है कि दोनों ही वेव के फ्रीक्वेंसी वैल्यू सेम होगा। फ्रीक्वेंसी कह लो या वेवलेंथ कह लो, वो वैल्यू सेम होगा। दोनों ही वेव का फ्रीक्वेंसी वैल्यू सेम होगा और साथ ही साथ उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस एक कांस्टेंट होगा। अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसे वाले वेव्स को कहते हैं हम लोग कोहेरेंट वेव्स। ध्यान में रखना, इस डेफिनेशन को पूछ लेता है। तो इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव कोहेरेंट होने चाहिए, वो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है और दोनों वेव ऑपोजिट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन वाला जो वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो सकता है, एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ पर ये थोड़ा पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिकॉल करने का ट्राई करो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए फेज डिफरेंस का वैल्यू लिखो। तो लिखो डेल फाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक है। कंस्ट्रक्टिव के लिए लिख करके देखो, बहुत बार लिखवाया है, याद होगा तुम लोगों को कि 10 बार 12 बार लिखो लिखो ऐसे करके लिखवाया था, याद है ना। ओके, डेल फाई का वैल्यू लिखो, फिर डेल एक्स का भी वैल्यू लिखो, डेल एक्स। ठीक है, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो उसमें भी डेल फाई का वैल्यू और डेल एक्स का वैल्यू। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये करने के बाद अब हम लोगों को जहां पर फोकस करना है, दैट पार्ट इज स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव के बनने के लिए समझना, तो यहां जो इंटरफेरेंस होगा, द इंटरफेरेंस मस्ट बी ऑफ टू ऑपोजिट मूविंग वेव्स, टू ऑपोजिट मूविंग वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। यहां पर भी एम्पलीट्यूड ए, ठीक है ए, और यहां पर भी एम्पलीट्यूड क्या होगा ए। टू ऑपोजिट मूविंग वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर ये दोनों टू ऑपोजिट मूविंग कोहेरेंट वेव्स, सॉरी, टू ऑपोजिट मूविंग कोहेरेंट वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड विल मेक व्हाट, स्टैंडिंग वेव। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो स्टैंडिंग वेव और ये जो मूविंग वेव्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव के बीच में डिफरेंस कैसे समझ में आता है, यहां पर देख, प्रोग्रेसिव वेव और यहां पर है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, तो प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन होगा वो कुछ होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। इस टर्म को देखो, ओमेगा टी और के एक्स को, दोनों जो है एक ही फंक्शन के अंदर में है और दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन है। लेकिन जब वही स्टैंडिंग वेव बन जाएगा तो ये कुछ ऐसा बना देगा,
2a, यहां पर कुछ भी हो सकता है, 2a ही लिखना अभी जरूरी नहीं है, कुछ भी यहां पर लिखो। तो 2a sin kx cos ओमेगा टी। तो यहां पर देखो kx का एक फंक्शन और ओमेगा टी का एक फंक्शन, एक तो फंक्शन अलग अलग हो गया और दूसरा दोनों ही फंक्शन आपस में ये देखो मल्टीप्लाइड है। तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव का एक स्पीड होगा, यहां पर जो स्पीड होता है दिस स्पीड इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, लेकिन यहां पर एज अ होल स्पीड इज जीरो, एज अ होल स्पीड इज व्हाट, जीरो। तो स्टैंडिंग वेव बन गया ना, स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ, तो वो रुक चुका है, तो स्टैंडिंग वेव यानी रिजल्टेंट वेव इज नॉट मूविंग। हाँ, ये एटलीस्ट दो वेव के इंटरफेरेंस से बना है, तो वो दोनों वेव का इंडिविजुअल स्पीड अगर पूछे तो स्पीड ऑफ, यहां पर देखो स्पीड ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ये पूछ लेता है, इसीलिए यहां पर फोकस दे रहे हैं। प्रोग्रेसिव वेव अगर हमसे पूछे तब अगेन यहां पर देखो t का कॉफिशिएंट और x का कॉफिशिएंट, तो यहां ओमेगा बाई के आप लिख सकते हैं। समझ में आया बात? ओके। एक बात का और भी यहां पर ध्यान में रखना है कि जैसे यहां पर t का कॉफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वैसे ही t के कॉफिशिएंट को यहां पर भी वही सेम बोलते हैं और यहां भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो वही रहेगा ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं है, ध्यान में रहेगा ना? ओके चलो, तो ये है प्रोग्रेसिव वेव, वो है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है ये मैंने समझाया, टू ऑपोजिट मूविंग कोहेरेंट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड दे फॉर्म व्हाट, स्टैंडिंग वेव। ओके, स्टैंडिंग वेव जब वो बनेगा तो ऐसे में नेट वेव तो मूव करेगा नहीं, तो वो जब मूव नहीं करेगा तो पूरा का पूरा जो ये पार्टिकल्स है यहां से यहां तक, पार्टिकल्स विल ऑसिलेट, बट वो किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, तो वो लूप बनाएगा। देखो लूप कैसा बनाता है, तो ये लूप बनाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरीके से लूप बनाते हैं। तो इन लूप्स का मतलब क्या है ये समझो, ये लूप्स का मतलब जैसे ये हुआ ना, ये वाला पार्ट, तो मतलब ये जो पार्टिकल है वो यहाँ है, यहाँ वाला पार्टिकल इधर पे है, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पर है, इधर वाला पार्टिकल इधर पे है, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे है। मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स अभी ऊपर है, सारे के सारे पार्टिकल्स। अब फिर सारे के सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आएंगे, नहीं समझे बात? अभी जो है सारे पार्टिकल्स ऐसे हो गए, फिर वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ नीचे आ गए, हाँ बीच में आ गए, फिर सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ नीचे चले जाएंगे। तो मतलब क्या, सारे के सारे पार्टिकल ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, तो एक साथ ऊपर या नीचे करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेम फेज। तो स्टैंडिंग वेव बनने के बाद सारे के सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट तो कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, बट ऑसिलेट करने के बाद भी वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो ऑल द पार्टिकल्स ऑसिलेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा, ऑल द पार्टिकल्स का ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी सेम होता है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी से ये भी ऑसिलेट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम ऑल द पार्टिकल के जो एम्पलीट्यूड्स हैं, इसका एम्पलीट्यूड देखो इतना ही है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ऑल द पार्टिकल्स ऑसिलेट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट सेम फ्रीक्वेंसी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इन स्टैंडिंग वेव particles oscillate with different amplitudes but same frequency। ओके, तो इस तरीके से ऊपर या नीचे ऐसे करके ये लूप को फॉर्म करते हैं। ओके, इन लूप्स में ए वाले जो पॉइंट्स हैं, इस वाले पॉइंट को कहते हैं हम लोग नोट, जहां जहां पर ये रुका हुआ है ऐसे नोट, ये हो गया नोट, नोट, और जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उस वाले पॉइंट को कहते हैं एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। तो हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा, क्योंकि एंटी नोड मतलब जो इसका मोमेंट मैक्सिमम है, और हर दो एंटी नोड के बीच में भी एक नोड आएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर हमें और क्या याद रखना है कि दो नोड, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का जो गैपिंग होता है वो हमेशा ही लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का गैपिंग लैम्डा बाई 2 के इक्वल रहेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम दो एंटी नोड के बीच का गैपिंग भी हमेशा किसके बराबर रहेगा, लैम्डा बाई 2 के बराबर रहेगा, ठीक है। सो अगर मान लो ये याद हो गया सबको, इसके बाद सपोज कर लो कि हमने यहां पर ऐसा बना दिया,
ये यहाँ पे 2 लूप बना। हमने अगर ये यहाँ पर 3 लूप बना दिया, तो 3 लूप और 2 लूप के बीच का जो डिफरेंस ऑफ लेंथ होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ लूप्स, या 2 कंजिक्यूटिव हार्मोनिक्स, या 2 कंजिक्यूटिव रेजोनेंस, वो हमेशा ही कितने के बराबर रहता बताओ? λ/2। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यानी लेंथ बिटवीन या गैपिंग बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव हार्मोनिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू λ/2। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे कितने हार्मोनिक्स हुए? 2। यहाँ पे कितने हार्मोनिक्स हुए? 3। ठीक है, तो सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक के बीच में कितना का लेंथ का डिफरेंस आएगा? तो λ/2। ठीक है, ओके। चलो, अब इतना बात समझने के बाद अब हम लोग इस स्टैंडिंग वेव को स्ट्रिंग में और साउंड में अलग अलग करके अप्लाई करते हैं। चलो, स्ट्रिंग में अगर मैं बात करूं, स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का 2 केस बन सकता है। पहला केस हो सकता है कि ये स्ट्रिंग ये दोनों ही एंड पर फिक्स्ड हो। अगर ये स्ट्रिंग दोनों ही एंड पर फिक्स्ड है, तो ऐसे में इसका टोटल लेंथ जो बनेगा, दिस लेंथ, समझना इसको, ये जो L है, दिस L कैन बी रिटन एज n λ/2, क्योंकि इसके बीच में जो लूप बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। समझ आ रहा है? तो एक लूप का तो लेंथ है λ/2, तो अगर n लूप्स बन गए तो n λ/2। ठीक है, ये बात हो गया। दूसरा, अगर हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी से समझें, तो दिस फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू nV/2L। nV/2L, two formulas only, please remember this। आपको अगला फॉर्मूलाज का तत्काल कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि आप इस पर पूरा मास्टरी लेवल का याद ना हो जाए, आपको इस पर पूरा कंट्रोल हो जाए। तो L इक्वल्स टू n λ/2, F इक्वल्स टू nV/2L। व्हाट इज V? V इज स्पीड ऑफ वेव, V इज स्पीड ऑफ वेव। L इज लेंथ, यहां पर L से ये स्मॉल l, सॉरी, ठीक है, nV/2L। ठीक है, तो अब बताओ कि जब सिर्फ एक ही लूप बनेगा, तो फर्स्ट लूप को हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हार्मोनिक, तो ऐसे में उसको हम लोग कहेंगे L1, उसको हम लोग लिखेंगे λ/2 के बराबर। ठीक है, और फर्स्ट हार्मोनिक में F1 जो होगा, दैट F1 विल बी V/2L के बराबर। ठीक है, तो इसको भी तब L ही सिर्फ बोल दो ना, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। तो सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी बताओ, तो सेकंड हार्मोनिक बस ये n की जगह पे 2 रख दो, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला जो केस हो सकता है, वो स्ट्रिंग में एक एंड जो है वो फ्री है, एक एंड क्या है? फ्री है। तो ऐसे में जो एंड फिक्स्ड है उधर की तरफ तो नोड बनता है, लेकिन जो एंड फ्री है उधर की तरफ एंटी नोड बनता है। इसमें जो लेंथ लिखेंगे हम लोग, ये जो लेंथ होगा, ठीक है, बताओ तो कितना हो जाएगा? यहां पर लेंथ के जगह पर कितना हो जाएगा? तो यस, बोलो बोलो, 2n-1 इंटू λ/4, 2n-1 λ/4। तो जैसे n की जगह पर 1 रख दिया, तो n की जगह 1 रखते 2-1, तो 1 इंटू λ/4। तो यहाँ पर जो लेंथ है ना, वो λ/4 लिख सकते हो, 3 λ/4 लिख सकते हो, 5 λ/4 लिख सकते हो। लेकिन वहां पर जो लेंथ है, उसको लेंथ को क्या लिख सकते हो बताओ? पहला λ/2, फिर बोलो 2 λ/2, फिर बोलो 3 λ/2, फिर बोलो 4 λ/2, 5 λ/2, ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो है, ये देखो λ/4 के बाद 2 λ/4 नहीं आया, तो इसमें हमेशा ऑड वाले ही वैल्यूज मिलते हैं, ऑड वैल्यूज, ओनली ऑड वैल्यूज ही हमें मिलते हैं, ओनली ऑड वैल्यूज। इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा f 2n-1 V/4L मिलेगा, 2n-1 V/4L। तो इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज मिलते हैं, ये समझना है पहले। तो यहाँ पर स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स्ड था, यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो एक एंड पर फ्री है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यूज क्या क्या मिला था? V/2L, 2V/2L, 3V/2L,
4v/12 याद रहेगा ना ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज मिले थे स्टैंडिंग वेव वाले फ्रीक्वेंसीज, वो पहला मिलेगा v/4l, फिर मिलेगा 3v/4l, फिर मिलेगा 5v/4l, फिर मिलेगा 7v/4l और इस तरीके से। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, इसको हम लोग कहते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, इसको कहते हैं सेवेंथ हार्मोनिक, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। तो उसमें सारे हार्मोनिक्स एक सीरियली मिलते रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, यस और नो? यस। तो ये आपको पहला चीज है जो कि ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, एक बात और भी आपको समझना चाहिए, ओवरटोन। ओवरटोन, तो ओवरटोन कहने का मतलब होता है कि आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आफ्टर फर्स्ट हार्मोनिक जितने भी हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, ऑल दोज हार्मोनिक्स आर नोन एज ओवरटोन्स। आफ्टर फर्स्ट हार्मोनिक जितने भी हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, दोज आर नोन एज ओवरटोन्स। तो जैसे इसमें फर्स्ट हार्मोनिक यहाँ पे मिला, इसके बाद जितने भी मिल रहे हैं सबको हम लोग ओवरटोन कहेंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग इस नंबर को फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। ठीक है, इसमें भी पहला हार्मोनिक यहाँ मिल रहा है, इसके बाद जो मिल रहा है यहाँ पर, इसके बाद वाला, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलेंगे बोलो सेकंड ओवरटोन, इसको बोलेंगे बोलो थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। तो ये यहाँ पर है। तो ओवरटोन में अगर बात करें तो जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं, चलो फर्स्ट ओवरटोन का ही बोलता हूं, तो फर्स्ट ओवरटोन बताओ इस केस में कौन सा वाला हार्मोनिक है? तो यस, ये थर्ड हार्मोनिक है। इसमें बताओ सेकंड ओवरटोन कौन सा वाला हार्मोनिक है? फिफ्थ हार्मोनिक है। वहां पर बताओ फर्स्ट ओवरटोन ये कौन सा वाला हार्मोनिक है? सेकंड हार्मोनिक है। यहां पर देखो सेकंड ओवरटोन कौन सा वाला हार्मोनिक है? तो थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें याद हुआ, हो गया याद? अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था सोनोमीटर। सोनोमीटर वायर इज द एग्जांपल ऑफ दिस वे और दिस वे, बताओ। यस, दिस वे, व्हेन द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। प्लीज गो थ्रू दिस सोनोमीटर। वो दोनों ही तरफ फिक्स्ड होता है, दोनों ही तरफ। एक तरफ हम लोग क्या लगा के रखते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। और दूसरी तरफ तो वो पुली से होकर के पास करता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ सोनोमीटर को। तो सोनोमीटर में क्या होता है, कुछ ऐसा करके हम लोग इसको यहाँ पर से मास लगाते हैं, है ना? आप लोगों को ये याद है, दिस इज द सोनोमीटर। और इसमें जो टेंशन वैल्यू होता है, दिस टेंशन वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? mg। टेंशन वैल्यू इज व्हाट? mg। इसमें जो म्यू होता है यानी लीनियर मास डेंसिटी, वो तो हम लोग लिखते ही है m/l। तो इसका भी हमारा अगर मान लेते हैं ये वाला जो लेंथ है l है, ऐसा मान लो। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो इसमें जो फर्स्ट हार्मोनिक होगा, वो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए बताओ फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा? तो f1 हो जाएगा, तो v/2l, क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड है। तो v/2l यानी 1/12 इंटू v के जगह पर क्या रखोगे? तो स्ट्रिंग है ना, तो अंडर रूट t/म्यू। तो t के जगह पर क्या है? mg/म्यू, mg/म्यू। तो तुम इस म्यू के जगह पर ए स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी रखोगे, स्ट्रिंग का। यहाँ पर m, ये m/l लिख करके mm काट मत देना, क्योंकि ये जो m है ना, वो इस बॉब का है, यहाँ पर जो मास लटक रहा है उसका मास है ये। ठीक है, ओके। अगर मान लेते हैं इसमें सेकंड हार्मोनिक पर जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2v/2l। थर्ड हार्मोनिक में 3v/2l। ठीक है, ओके। अभी ये सोनोमीटर में हम लोग यहाँ वेजेज को कनेक्ट करते हैं, वेज। तो अगर हम लोग इस सोनोमीटर में वेजेज को अगर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक वेज आ गया, यहाँ पर एक वेज आ गया। तो इस तरीके से ये कितने पीसेस में कन्वर्ट हो गए बताओ? तीन टुकड़े में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो वो ऐसा बोल सकता है कि ये वाला जो टुकड़ा है ना, इसका लेंथ है L1, ये वाला जो टुकड़ा है इसका लेंथ है L2, ये वाला जो टुकड़ा है इसका लेंथ है L3। ठीक है, या फिर समझना ध्यान से, ये वाला जो टुकड़ा है, दो चीजें इसमें बोला जा सकता है। ये वाला जो टुकड़ा है
इसमें नंबर ऑफ लूप्स जो है वो है n1, इसमें जो है वो नंबर ऑफ लूप्स है n2, इसमें नंबर ऑफ लूप्स है n3। ठीक है, इस तरीके से वो कुछ भी ऐसा दे दिया, फिर वो पूछेगा तो बताओ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कितना होगा, ये अगर हमसे पूछ लिया जाए, तो इसमें अगर नंबर ऑफ लूप्स है n1 तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स को काउंट कर लो, तो n1 प्लस n2 प्लस n3। तो फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग लिखते हैं याद है ना, nv/2l। यस, तो n के जगह पर लिखेंगे हम लोग n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू v/2l। l के जगह पर टोटल लेंथ यानी l1 प्लस l2 प्लस l3, और v की जगह पर क्या रखोगे, तो v की जगह पर रूट अंडर t बाई म्यू। समझ में आता है? एक ये क्वेश्चन इस पर बनता है, इंपॉर्टेंट है। एक और मैं समझाता हूं, एक और यहां पर ये भेजे थे, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है समझना इसको, ये वाला जो पार्ट है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो मान लेते हैं x, सेकेंड वाला पार्ट का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो है y, और थर्ड वाले पार्ट का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो है z। तो बताओ टोटल स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगा अगर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये वाला भी डायरेक्ट ही आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल स्ट्रिंग का अगर आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा गया है टोटल, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, तो वो कितना लिखते हैं याद है तुम लोगों को, v/12। यस, तो यहाँ पर l जो है ना ये सभी का समेशन है, तो कैसे निकालोगे इसको, क्योंकि हर एक का तो अलग अलग आ गया, तो यहाँ पर आपको कैसे करना पड़ता है वो ध्यान से देखना। तो ये जो x है, तो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्ट है, तो यहाँ पर इस x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो v/2l1। समझा? उस y के जगह पर क्या लिखेंगे, v/2l2। z के जगह पर क्या लिखेंगे, v/2l3। क्लियर हुआ? यहां से क्या l1 l2 l3 का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, यस निकल जाएगा। तो अब इस तरीके से L1 का वैल्यू बोलो तो क्या कितना आ गया, L1 v/2x, L2 बोलो v/2y, L3 बोलो v/2z। मैं क्यों यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो v तो अपने जगह पर ठीक है, बाय 2 टाइम्स यहाँ पर क्या लिखना है, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये L1 L2 L3 को यहाँ पर तुम अगर रख दो, ठीक है, तो फाइनली जो बन करके आएगा दैट विल बी 1/f0 इक्वल्स टू 1/f1 प्लस सॉरी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहाँ पर x इसका फंडामेंटल है, y इसका और z इसका, और यहाँ पर ये टोटल सॉल्व करने पर। ठीक है, सो ये सोनोमीटर वायर इज द एग्जांपल ऑफ दिस, प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला पार्ट समझ में आ गया ना। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है, पूरा स्ट्रिंग, और ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एक्स वाई जेड वो इंडिविजुअल पार्ट्स का था। ठीक है, स्ट्रिंग वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ साउंड वाले पार्ट का। साउंड में जो हमारा स्टैंडिंग वेव फॉर्म करता है, तो साउंड में स्टैंडिंग वेव बनने के लिए एयर पाइप का हम लोग हेल्प लेते हैं। ये रहा एयर पाइप, तो वो जो एयर पाइप है दिस एयर पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, और यहाँ पर एक एयर पाइप है विच इज ओपन एट वन एंड। ठीक है, तो ओपन एट वन एंड मतलब क्लोज्ड एट वन एंड, तो इस एयर पाइप को हम लोग कहेंगे एयर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, और इस एयर पाइप को कहेंगे एयर पाइप ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, इसमें भी स्टैंडिंग वेव बनता है, वो साउंड का बनेगा, तो वो उसके लिए ये लेंथ का काम करता है, ये एल है ना। तो L इक्वल्स टू यहां पर भी क्या बनेगा, एन लैम्डा बाई 2, यानी F इक्वल्स टू कितना बनेगा, एन वी बाई 2L। बस ध्यान में रखना यहाँ पर भी जो वो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाला नहीं। और इसमें जो L बनेगा, ये जो L बनेगा ये L हो जाएगा, बताओ, यस सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, 2n-1, हाँ लैम्डा बाई 4, और इसमें जो F बनेगा दैट विल बी 2n-1 v बाई 4L। ठीक है, तो इसका इक्वेशन और उधर स्ट्रिंग वाला का इक्वेशन दोनों ही सिमिलर है।
ठीक है। तो इसमें भी दो कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स के बीच का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो तो खैर याद रखना ही है। तो पहला बताओ तो इसमें फ्रीक्वेंसी वैल्यूज क्या क्या सब है, तो v/12, फिर बता 2v/12, फिर बता 3v/12, फिर बता 4v/12। इसमें बता कौन कौन सा होगा, v/4l, 3v/4l, 5v/4l, 7v/4l, सिर्फ ऑड वाले ही मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। पहला बोलो कौन सा, v/4l, 3v/4l, 5v/4l, 7v/4l। अगर तुम लोग वीडियो ये कंटिन्यूसली देखते हुए आ रहे हो तो इतना तक में समझ में आ गया होगा कि ये इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, ये देखो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, उसमें सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक के बाद वाले जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको ओवरटोन्स कहते हैं। सो दिस वन इज फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड, इसमें ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। क्लियर हुआ? ओके। मुझे बताओ डेल्टा एफ यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स, बताइए कितना होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स। यस सही है, v/12, v/12, दो लगातार जो है ना हार्मोनिक्स उसके बीच में हमेशा v/12 है। तो ये हमेशा ही वैलिड है। हमेशा ही वैलिड कहने का मतलब क्या है, ये चाहे ओपन पाइप हो चाहे क्लोज्ड पाइप हो, दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही ये वैलिड है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ बिटवीन टू कंजुगेटिव हार्मोनिक्स, बोलो तो यहां पर भी यस, ये भी λ/2। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान में रख सकते हो। चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू कंजुगेटिव हार्मोनिक्स v/12 है ना। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बिटवीन टू कंजुगेटिव हार्मोनिक्स इज λ/2। चलो मेरे साथ में एक क्वेश्चन करके बताइए। एक पाइप है, एक एयर पाइप है, समझो एयर पाइप में दो लगातार फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज हैं 330 हर्ट्ज एंड 380 हर्ट्ज, दो लगातार है। ये एयर पाइप है, ओपन एट बोथ एंड, सॉरी ओपन एट बोथ एंड्स। तो बताइए कि अगर इसके दो लगातार ऐसे फ्रीक्वेंसी वैल्यूज हैं हार्मोनिक का, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना होगा। फंडामेंटल मैं बोल रहा हूं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है बताओ तो ये हो गया तुम्हारा 50 का, श्योर है ना मैथमेटिक्स। हाँ, ये डेल्टा एफ हो गया 50, तो वो किसके बराबर होता है, v/12। क्या इस v/12 को ही हम लोग फंडामेंटल नहीं बोलते इसमें, ओपन एट बोथ एंड, तो यस यही हो गया 50। चलो तुम लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि अगर ये क्लोज्ड एट बोथ, क्लोज्ड एट वन एंड हो जाए, क्लोज्ड एट वन एंड, तो ऐसे में तब एफ नोट का वैल्यू कितना होगा, एफ नोट का वैल्यू कितना होगा। तो डिफरेंस तो उस वक्त भी लेंगे, तो v/12 का वैल्यू तो उस वक्त भी कितना आएगा 50। लेकिन अगर ये एयर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हो जाए तो क्या इस वैल्यू को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नहीं ना। तो इसके आधे को कहते हैं v/4l को, तो आधा मतलब वो अब तुम जानो, आधा मतलब कितना, 50 का आधा मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया, ठीक है। इस पर भी एक एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्सपेरिमेंट इज, जैसे कि ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, इसमें हम लोग लिक्विड फिल कर देते हैं, और ये लिक्विड ये ट्यूब से हम लोगों ने ऐसे करके ये कनेक्ट कर रखा है, ये मान लेते कुछ ऐसा एक डायग्राम। ये लिक्विड है, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब। तो ये जो रेजोनेंस ट्यूब है ना, तो ये रेजोनेंस ट्यूब में एक इधर इधर देखो ये पानी है भरा हुआ, ये वाला जो पार्ट है, यही वाला पार्ट बस खुला हुआ है। कितना पार्ट खुला हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एयर है और इधर पूरा पूरा लिक्विड है। तो जैसे जैसे तुम इस पिस्टन को खींचोगे ना, अगर ये पिस्टन को खींचोगे
तो यहाँ पर लिक्विड नीचे जाएगा, तो लिक्विड नीचे जाएगा तो ये एयर कॉलम का लेंथ बढ़ेगा, यही तो एयर कॉलम है एल। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें वो ऐसे पूछेगा कि अगर हम लोगों ने इसको खींचा तो फर्स्ट टाइम जब इसमें रेजोनेंस हुआ और नेक्स्ट टाइम जब रेजोनेंस हुआ तो उनके बीच का डिफरेंस ऑफ लेंथ कितना है, समथिंग ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रेजोनेंस होने के लिए बताओ ये एयर कॉलम का लेंथ कितना होना चाहिए। तो L यानी L1 फर्स्ट टाइम रेजोनेंस के लिए, फर्स्ट टाइम ध्यान से सुनना, L इक्वल्स L1 इक्वल्स टू कितना लिखते थे, तो हम लोग उधर क्या लिखा था, एक बार बैक जाते हैं देखते हैं हम लोग, मुझे याद भी नहीं है क्या लिखा था। लेट्स यस ये L है ना, तो L यहाँ पर जैसे ये λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 है ना, तो फर्स्ट टाइम रेजोनेंस पर लेंथ कितना बना था, λ/4। तो लेट्स गो टू दिस पॉइंट, यस L1 के जगह पर कितना लिखा था, λ/4। तो सेकंड रेजोनेंस पर यहाँ पर कितना बनेगा बताओ, 3 λ/4। थर्ड रेजोनेंस पर कितना, जब थर्ड तो उसको खींचे जा रहे थे ये लेंथ बढ़ते जाएगा, तो थर्ड रेजोनेंस पर कितना होगा ये लेंथ, 5 λ/4। फोर्थ रेजोनेंस पर, फोर्थ रेजोनेंस बोल रहा हूं है ना, ये है फर्स्ट रेजोनेंस, फर्स्ट रेजोनेंस, ये है सेकंड रेजोनेंस, मैं सेकंड हार्मोनिक नहीं बोल रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, मैं सेकंड हार्मोनिक नहीं बोल रहा हूं, सेकंड रेजोनेंस मतलब सेकंड टाइम जब इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगा, है ना। ये हो गया थर्ड रेजोनेंस, ये हो जाएगा फोर्थ रेजोनेंस, है ना, L4 7 λ/4। इस पर बेस्ड वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर बेस्ड वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बोल देगा फर्स्ट रेजोनेंस और सेकंड रेजोनेंस के बीच का जो चेंज इन लेंथ है वो कुछ 30 सेंटीमीटर है, मतलब समथिंग वो ऐसे पूछ देगा, L2 - L1 अगर 30 सेंटीमीटर है तो बताओ लैम्डा का वैल्यू कितना है, तो L2 - L1 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो λ/2 आएगा, तो λ/2 इज 30, तो मतलब लैम्डा कितना, तो 60। इस टाइप का ये क्वेश्चंस बन सकता है, ये है फ्रॉम रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, तो ये जो अपना स्टैंडिंग वेव वाला पार्ट है, दिस इज मोस्ट क्रूशियल, इट इज मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंटायर मैकेनिकल वेव। प्लीज प्लीज हैव फोकस ओवर दिस। मैंने आपको बेसिक सारे आइडियाज यहाँ स्टैंडिंग वेव का समझाया, कितना होता है, कहाँ कहाँ बनता है, कितना लेंथ बनता है, कैसे क्या हो रहा है। आप स्टिल अपने नोट्स के थ्रू, इसको करने के बाद अपने नोट्स के थ्रू जाओ, है ना। ये सब, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि जब हम लोग कह रहे हैं किसी भी पॉइंट को नोड, तो नोड कहने का मतलब क्या है, तो वो वाला पॉइंट रहता है रेस्ट पर। रेस्ट पर रहने का मतलब क्या है, तो वहां का डिस्प्लेसमेंट होता है 0। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं y इक्वल्स टू, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2a साइन, ऐसे कुछ भी मैं लिख रहा हूं, है ना, kx cos ओमेगा t, तो ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इंडिकेट्स यू व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ, दिस टर्म इंडिकेट्स एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, एंड दिस टर्म इंडिकेट्स व्हाट, तो उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी यानी ऑसिलेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो एम्पलीट्यूड जहां जहां नोड बनेगा, तो नोड बनने पर उसका रेस्ट रहता है ना, रेस्ट पर रहता पार्टिकल, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, हैंस एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, 0। तो देखो ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है ना, तो वो अगर तुमसे पूछ लेगा कि कहाँ कहाँ पर नोड बनेगा, तो तुम्हें ये जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, जहां पर एक्स वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट उसको 0 कर दो, तो साइन kx इज इक्वल्स टू 0। तो ऑटोमेटिकली यहाँ kx का वैल्यू, साइन कब कब 0 होता है, 0 पर 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है, इसके साथ इक्वेट करके x निकाल दो। अब यहाँ k का वैल्यू क्या आता है, तो k इज द वेव नंबर, मुझे नहीं लगता है कि ये आपको याद नहीं है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, वो वहां पर रखना है और x के वैल्यूज निकल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं एक बार और लिखता हूँ, y इक्वल टू मान लो 2a cos kx sin ओमेगा t। तुम लोग बोलो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट कौन सा है, ये है या ये है, यस, जिसमें टाइम वाला नहीं है, जिसमें एक्स वाला, यही है एम्पलीट्यूड। मुझे नोड के पोजीशन निकालना है, नोड का पोजीशन, तो नोड होने के लिए एम्पलीट्यूड वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब cos kx को मैं क्या लिखूंगा, 0। तो मतलब kx का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, यस, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, समझ में पाता है। तो ऐसे करके हम लोग नोट्स का, तो स्टैंडिंग वेव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं कितना भी बार बार बोलूं, अगर आप इसको यहाँ पर रिवाइज करने के बाद एक बार नोट्स को नहीं देखा,
तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. यू मस्ट गो थ्रू दैट. ओके, नाउ लेट मी go through our last topic, that is beat. Beat is observed in it. This beat is observed in sound. किसको कहते हैं beat? तो beat हम लोग कहते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी को. वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी. किसी एक ही जगह पर हम खड़े हैं, हम एक ही जगह, मैं यहाँ पर हूं, कोई दो जगह से दो लोग बोल रहे हैं, उन दोनों का जो है वहां से साउंड आएगा. तो मेरे कानों में एक ही जगह पर मुझे लगेगा कभी थोड़ा ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है ना. तो वो जो वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी है एट अ सिंगल पोजीशन, इट इज नोन एज व्हाट? बीट. क्लियर है? तो बीट इज क्लियर. तो बीट कब होता है? तो जब वो जो दो, मैंने बोला दो सोर्स से आ रहा है, तो जो आप ही लोगों में एक ये है, एक ये है, तो एक दोनों का क्या सेम पिच हो सकता है, सेम फ्रीक्वेंसी हो सकता है क्या? नहीं ना. तो दो लोग अगर एक साथ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों का फ्रीक्वेंसी वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी साउंड के केस में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले वेव का भी सुपरपोजिशन होता है, वहां इंटरफेरेंस हो जाता है. तो टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो साउंड में ये क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि यहाँ इंटरफेरेंस हो जाता है. इंटरफेरेंस इज पॉसिबल. तो कब? व्हेन टू स्लाइट different frequency, when two slight different frequency wave interfere. ये बात है. तो ऐसे में हमारा बीट बनता है. ओके, तो अगर मान ले कि जो पहला सोर्स है, फर्स्ट सोर्स, अगर उसका फ्रीक्वेंसी है f1 और जो सेकंड वाला सोर्स है अगर उसका फ्रीक्वेंसी है f2, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो इसमें दो चीजों को याद रखना है. तो जब ऐसे में दो ऐसे वेव्स मिलते हैं तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितना बनता है? रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 बाई 2. पहला चीज, ये पहला रिजल्ट है जो याद रखना है. रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी इज f1 प्लस f2 बाई 2. और सेकंड रिजल्ट है बीट फ्रीक्वेंसी, यानी बीट कितना का बनता है? तो f1 माइनस f2, दोनों के फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर, मॉड ऑफ f1 माइनस f2. ठीक है, दोनों ही रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट. चलो मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूं. मान लेते हैं पहला सोर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, मान लेते हैं 300 हर्ट्ज. दूसरा वाला जो सोर्स है वो है 304 हर्ट्ज. ठीक है, तीसरा वाला जो है वो मान लेते हैं 308 हर्ट्ज है, ऐसा कुछ मान लेते हैं. ठीक है, तीन सोर्स है. बताओ पहला दोनों सोर्स का अगर इंटरफेरेंस लें तो यहां पर रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितना लिखोगे? बोलो तो. 300 और 304 है ना, 300 और 304, दोनों को ऐड करके बाय 2 करो तो ये निकल जाएगा 302 हर्ट्ज. ठीक है, अच्छा ये दूसरा और तीसरा का करो तो 304 और 308 का, यहां से रिजल्टेंट आ जाएगा 306 हर्ट्ज. और पहला और तीसरा का करो तो यहां से रिजल्टेंट आ जाएगा 304 हर्ट्ज. ठीक है, ओके. अब मुझे बताइए किसमें बीट ऑब्जर्व हो रहा है? क्या पहला दोनों के बीच में बीट ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, 300 और 304 है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. अच्छा, सेकंड और थर्ड के बीच में भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, सेकंड और थर्ड, 304 और 308. यस, ओके. अच्छा, ये तो दो बीट तो हमें बने ही बने, पहला दूसरा के बीच में और दूसरा तीसरा के बीच में. ठीक है, लेकिन जब पहला का तीसरे के साथ में इंटरफेरेंस होगा तो वो बीट हमें नहीं समझ में आएगा. क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि पहला और तीसरा का जब सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट कितना बनेगा? बोलो तो 304, और वो 304 का पता नहीं चलेगा क्योंकि मिडिल में भी कितना है? 304. वो 304 इसके साथ में मैच कर जाएगा एंड वी विल नॉट फील एनी डिफरेंस. ठीक है, तो ऐसे में अगर कभी तीन सोर्सेस ऐसे दिया हुआ रहे जिसमें से ऐसे देखो, एक बीट यहां ऑब्जर्व हो रहा है, एक बीट यहां ऑब्जर्व हो रहा है, एक बीट यहां हो रहा है लेकिन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है. सो हाउ मेनी बीट्स यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व? सो ओनली 2 बीट्स, एक यहां पर, एक यहां पर. ठीक है, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व ओनली 2 बीट्स. ठीक है, थर्ड बीट क्यों ऑब्जर्व नहीं हुआ? क्योंकि पहला और तीसरा का जब सुपरपोजिशन हुआ
तो उससे रिजल्टेंट ये बना, और वो रिजल्टेंट सेकेंड वेव के बराबर था। तो ये सेकेंड वेव और ये बराबर हो जाते हैं, इस कारण से वो बीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हमें ये डिफरेंस समझ में नहीं आता। बात समझ में आया? ओके, सो अब बात ये है कि जब पहला और दूसरा का बीट हम लोग लें तो कितना बीट फ्रीक्वेंसी होगा? देखो 300 304 4 हर्ट्ज का। सेकंड और थर्ड का अगर बात करूं, कितना का बीट फ्रीक्वेंसी है? अगेन 4 हर्ट्ज का। फर्स्ट और थर्ड हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, लेकिन बीट कितने का है? तो 300 और 308 यानी 8 का। ठीक है, चलिए फिर से मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं। पहला सोर्स है, सपोज कर लो 250 हर्ट्ज का, और दूसरा सोर्स का फ्रीक्वेंसी मुझे पता नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं बीट है 4 हर्ट्ज का। बीट है कितना का? 4 हर्ट्ज का। उसने बोला कि अगर हमने ये फर्स्ट सोर्स को वैक्स किया, इफ द फर्स्ट सोर्स इज वैक्स्ड, देन बीट इंक्रीजेज। अगर पहला सोर्स को हमने वैक्स किया तो बीट का वैल्यू बढ़ जाता है। सो व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड सोर्स? ऐसा हो, उसने पूछा है हमसे। ओके, अब सोचो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे। तो ये जो सेकंड वाला सोर्स है, इसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू हो क्या सब सकता है? तो 250 प्लस 4 भी हो सकता है, यानी 254, और इसी का वैल्यू 250 माइनस 4 भी हो सकता है, यानी 246। वी कुड हैव टू पॉसिबल आंसर्स, करेक्ट है ना? 246 या 254। अब उसने बोला कि अगर फर्स्ट को वैक्स करेंगे तो फर्स्ट को वैक्स करने पर ये 250 से चेंज होकर के कितना हो जाएगा? तो 249, क्योंकि वैक्स करने पर फ्रीक्वेंसी वैल्यू घट जाता है। तो 250 से ये हो गया 249। ठीक है, सो ऐसे में तब अगर अपना सेकंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी मैं 254 लेता हूं, यहां पर से 254, तो बताओ बीट हमें कितना मिलता है? तो 249 और 254 का बीट हो गया 5। और अगर मैंने यहां पर 246 लिया तो 249 और 246 का बीट होगा 3। तो अपना बीट बढ़ना चाहिए था ना। तो बीट बढ़ने के लिए बताओ कौन सा वाला साइड करेक्ट है? ये वाला साइड, क्योंकि ओरिजिनल बीट 4 था और बढ़ा हुआ बीट का वैल्यू कितना है? 5। तो इस हिसाब से अपना आंसर ये साइड वाला करेक्ट होगा, यानी सेकंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 254। बात समझ में आया या नहीं आया? मैं कितने भी एग्जांपल्स दे दूं, आपको जब तक समझ में नहीं आता है ये दिक्कत है। पहला सोर्स का बोलो कितना? मान लो 100 हर्ट्ज। दूसरा सोर्स के साथ में मान लेते हैं हम बीट का वैल्यू है 10 हर्ट्ज। बताओ सेकंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना कितना हो सकता है? कितना कितना हो सकता है बोलो, पहले बोलो। तो ये हो सकता है 90 या फिर हो सकता है 110। ठीक है, अगर उसने बोला पहला सोर्स को हमने वैक्स किया, तो बताओ पहला सोर्स का तब नया फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है? 99। तो दूसरा सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना कितना है? 90 और कितना है? 110। तो जब हमने पहला सोर्स को वैक्स किया और बीट बढ़ गया, बीट क्या हुआ? बढ़ गया। अगर मान लो तो यहां पर देखो ये नया बीट वैल्यू कितना है, यहां डिफरेंस। तो यहां पर बीट हो गया 9 और यहां पर बीट हो गया 11। समझ में आता है? तो बीट अगर बढ़ रहा है तो कौन सा वाला आंसर पर जाओगे? तो ये वाले पर। और अगर वो बोलता है वैक्स करने पर बीट घट जा रहा है तो कौन सा आंसर लेते? तो ये वाले। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये वेव का पूरा रिवीजन देखा है। आप लोगों को इसमें थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है। अपने अब नोट्स पर वापस से जाओ। मैंने स्टार्टिंग में बोला थोड़ा अंडररेटेड टॉपिक जा रहा है ये नीट में। मुझे उम्मीद है कि इस बार 2 क्वेश्चन बनेगा। तो ऑसिलेशन और वेव को अगर कंबाइनली करें 3 क्वेश्चन तो श्योर शॉट है, नहीं तो 4 तक भी जा सकता है इस बार के नीट में। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।